जन का मन कार्यक्रम में हम आप पहुंचे हैं गोपालगंज। यह वही गोपालगंज है जहां कभी बिहार की सत्ता का केंद्र हुआ करता था। लालू यादव के पैतृक गांव फुलवरिया और यह आवास जहां आज बेचारगी और वीरानगी छाई हुई है। गोपालगंज बिहार के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह जिला है। लालू प्रसाद यादव का जन्म यहीं के फुलवरिया गांव में हुआ था। वहीं राबड़ी देवी का पैतृक गांव सलार है। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर भी गोपालगंज के रहने वाले थे। गोपालगंज की एक समृद्ध राजनीतिक विरासत रही है। आजादी की लड़ाई में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मध्यकाल में गोपालगंज चेर राजाओं और अंग्रेजों के समय हथुआ राज का केंद्र रहा था। 2 अक्टूबर 1973 को गोपालगंज अलग जिला के रूप में अस्तित्व में आया। गोपालगंज जिला 2 अक्टूबर 1973 में, जब गोपालगंज जिले के ही अब्दुल गफूर चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, तो उन्होंने सीवान जिला से इसको अलग किया। उसके बाद गोपालगंज का जिला दर्जा मिला। गोपालगंज उत्तर बिहार का अंतिम जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा के समीप है। गोपालगंज जिले से होकर गंडक नदी बहती है। थावे स्थित दुर्गा मंदिर और दिघवा दुबौली प्रमुख दर्शनीय स्थल है। थावे मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की माँ सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माँ थावे वाली को सिंहासिनी भवानी, थावे भवानी और रहशु भवानी के नाम से भी भक्तजन पुकारते हैं। ऐसे तो साल भर यहाँ माँ के भक्त आते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के समय यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है। इस इलाके की मुख्य फसल गन्ना है। यही कारण है कि गोपालगंज को गन्नांचल भी कहा जाता है। गोपालगंज सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन की भूमि रही है। आजादी के बाद इस इलाके में नए उद्योग धंधे नहीं लगे। धीरे धीरे चीनी मिलें बंद होती गई। रोजगार की तलाश में यहाँ के युवाओं ने खाड़ी देशों का रुख किया। आज इस जिले में संपन्नता नजर आती है तो उसके पीछे यहाँ के लोगों की मेहनत और त्याग है, न कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां। यहाँ कई सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनें हुए हैं। जैसे ये गन्नांचल है, तो गन्नांचल इसलिए कहा जाता था कि यहाँ 4 फैक्ट्रियाँ थी, जिसमें एक शुगर फैक्ट्री बंद हो गई। और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होने से कोई बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट आकर यहाँ इंडस्ट्री को स्थापित नहीं किए। लेकिन फिर भी आर्थिक इस उद्देश्य से बढ़ा गोपालगंज कि यहाँ के नवयुवक ज़्यादा विदेशों में जाकर रोजगार लेकर और विदेशी करेंसी यहाँ भेजा करते थे। गोपालगंज कभी बिहार का हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट हुआ करता था। 2009 से गोपालगंज लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। प्रदेश को 3-3 सीएम देने वाला ये इकलौता जिला है। बावजूद इसके यह जिला आज भी विकास के कई मायने में दूसरे जिलों से काफी पीछे है। पूर्व में गोपालगंज को गन्ना, गंडक और गुंडा के नाम से भी जाना जाता था। आर्थिक समृद्धि के दौर में अपराधियों का बोलबाला भी था। यहाँ गंडक नदी हमेशा बाढ़ लेकर आती है। कभी 4 चीनी मिलें होती थी यहाँ। गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल भी है, लेकिन अब 4 में से 3 चीनी मिलें बंद हैं। खबरों के इस पड़ाव में हम पहुंचे हैं हथुआ शुगर मिल में, और ये हथुआ का शुगर मिल करीब कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। और गोपालगंज की प्रमुख समस्याओं में से एक यह चीनी मिल है। और इस चीनी मिल को चालू करने के लिए सीएम नीतीश ने भी कई बार वादा किया था, और पीएम प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में वादा किया था कि इस चीनी मिल को चालू कराया जाएगा और गोपालगंज के जो किसानों के जन समस्याएं हैं उसको दूर की जाएगी। गोपालगंज के गन्ना किसानों की आर्थिक संबल का बल चीनी मिलें ही थी, लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक ही चीनी मिल चल रही है। 3 चीनी मिल बंद है। हथुआ चीनी मिल तो 1996 से ही बंद है। बढ़ते घाटे के चलते 1996 में तत्कालीन सरकार ने इस मिल को बंद करने का फैसला किया। तब से हर चुनाव में हथुआ चीनी मिल को शुरू कराने का मुद्दा उठता है, लेकिन चुनाव के बाद ये मुद्दा धरा का धरा ही रह जाता है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी सरकार ने चीनी मिल को लेकर किए वादे पूरे नहीं किए। यह 1996 से चीनी मिल बंद है। उस समय लालू का सरकार था। लालू बोल रहे थे कि घाटा लग रहा है मिल में, इसलिए मिल को बंद कर दिए। तब से मिलें बंद हुआ। नीतीश कुमार भी सरकार में पहले बेर आए थे यहाँ पर फील्ड में साहूजन, तो वो भी बोले थे कि हमको जिताइए, हम आशा दिलाते हैं इस फैक्ट्री को चलाएंगे। 15 साल लेकिन मान लेते हैं कि जीत भी गए, यहाँ से सरकार भी उनका हो गया, लेकिन आज तक उनके बारे में कुछ मिल के बारे में सुनवाई नहीं हुई। एक एक कर 3 चीनी मिलों के बंद होने का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा। फसल का खरीदार नहीं होने से किसानों का गन्ने की फसल से मोह भंग होने लगा। इसके बाद यहाँ के लोगों ने रोजगार के लिए दूसरे राज्यों और खाड़ी देशों का रुख किया, जिसकी वजह से जिले में विदेशी धन का फ्लो बढ़ा। जिले में समृद्धि देखने को मिली, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ के कामगार खाड़ी देशों में नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह से जिले में बेरोजगारों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हम लोग आप तो बेरोजगारी हम लोग बैठे हैं, इधर उधर आदमी घूम रहा है, अपना 2-4 पैसा कमा रहे हैं घूम करके। तो पहले कितनी खुशहाली थी जब चीनी मिल चल रहा था? तो बहुत खुशहाली थी कि यहाँ पे कितना मजदूर मतलब अपना खेती गृहस्थी करके कमा रहे थे। लड़के लड़के सब शादी ब्याह में गन्ना बेच करके आदमी कर्जा चुकाता था। यहाँ का मार्केटिंग भी बंद हो गया। अब यहाँ के युवा वहाँ नहीं जा पा रहे हैं विदेश में, जिससे रोजगार उनको नहीं मिल रहा है, जो यहाँ अपना व्यवसाय कुछ कर रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति जो जिस गति से बढ़ रहा था उस पर विराम हो रहा है। चीनी मिलों के बंद होने से मजदूर, कामगार और गन्ना किसान भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। उनके गन्ने की फसल की बकाया सालों से लंबित है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बंद गन्ना मिलों को चालू कराने का मुद्दा उछला था। तब पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मिल को चालू कराने का वादा किया था, लेकिन 5 सालों में ऐसी कोई पहल नहीं हुई। स्थानीय सांसद जनक राम का कहना है कि उनकी सरकार ने किसानों के बकाये का भुगतान किया है और जल्द ही बंद चीनी मिल को खोला जाएगा। लोकसभा में 0 आवर के माध्यम से बातें सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया। उसमें ये एक पहल सामने आई है कि जो किसान को बकाया पैसा था, मजदूर का बकाया पैसा था, तो पहल के बाद से भारत सरकार ने वो पैसा पेमेंट करा रही है। मैक्सिमम किसान और जो कर्मचारी थे उनका पैसा पेमेंट हो रहा है। जहाँ तक सवाल है मिल चालू करने का, तो टेंडर का प्रोसेस भी हुआ था। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जल्दी से जल्दी वो मिल भी चालू हो जाएगा। गंडक नदी बाढ़ और कटाव से हर साल गोपालगंज में तांडव मचाती है। कटाव के कारण कई गांव गंडक की धारा में समा चुके हैं। कटाव प्रभावित इलाके के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। दियारा इलाके में बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। बीमार पड़ने पर अब भी लोग खाट पर सोकर 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर अस्पताल पहुंचते हैं। इस इलाके के लोगों की शिकायत है कि चुनाव के दौरान सब उनके उत्थान की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई उनकी सुधि नहीं लेता। किसान का फसल का सूखना, फसल का बह जाना, कोई उसके ऊपर सुनने वाला नहीं है। कोई सरकार आज तक नहीं सुन पाती है। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में स्वर्ण रेखा परियोजना जो चालू हुआ, जिसका आज तक गोपालगंज में कहीं किसी कोने में पूरा नहीं हुआ। तो गोपालगंज में ऐसा है कि सांसद को जानते तक, क्योंकि सांसद साहब सिर्फ चुनाव के वक्त आए और अपने हाथ पांव पकड़कर वोट लेकर चले गए, और जिस रोड से वो गुजरते हैं वो रोड के लिए काफ़ी बार आंदोलन वगैरह किया गया। उनका घर थावे प्रखंड में पड़ता है, और थावे प्रखंड में एक रोड है जिसको हम लोग पूरे भारतवासी आदर्श से थावे के नाम से जानते हैं, एक धाम के नाम से जानते हैं। वहाँ पे आप जाइएगा तो पानी ऐसा बहता है कि ये गंगा विकास में गंगा हुआ है कि रोड पे गंगा बह रही है, ये आप देख सकते हैं। सांसद है, अभी तक यहाँ कुछ भी काम नहीं किए हैं। अभी एक बार और मौका मांग रहे हैं, दोबारा हमको मौका दिया जाए तो हम काम करेंगे। देखिए अभी यहाँ किसानों का गन्ना का मूल्य सही दाम नहीं मिल रहा है, इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
दियारा में चले जाइए, बाढ़ का पानी कैसे लोग त्रस्त हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सड़क का वही हाल है, बिजली का वही हाल है, कुछ भी अभी नहीं कर रहे हैं। गोपालगंज के लालू यादव का बिहार ही नहीं देश की राजनीति पर दखल रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहने के बाद भी लालू ने इस जिले का उतना विकास नहीं किया जितना करना चाहिए था। स्थानीय लोगों का कहना है कि लालू एंड फैमिली ने सिर्फ फुलवरिया पर ही ध्यान दिया। फुलवरिया तक रेलवे लाइन पहुंची, सड़क और अस्पताल भी बने, लेकिन जिले के दूसरे हिस्से विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गए। और रेलवे का जाल था उनके रीजन में फैला, लेकिन लालू प्रसाद जब रेल मंत्री हुए उसी पीरियड में उन्होंने केवल अपने गांव फुलवरिया तक रेलवे लाइन दिया। दूसरा उनका यहाँ कोई विकास में उनकी रुचि नहीं देखी गई। यहाँ तक कि तेजस्वी उप मुख्यमंत्री उनके बने, नीतीश कुमार के रीजन में उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपने गोपालगंज के क्षेत्र को नहीं देखा। तो इस उद्देश्य से हम कह सकते हैं कि गोपालगंज को जितना विकास होना चाहिए, जो इसकी पहचान है, उस हिसाब से नहीं बढ़ा गया। 2014 में गोपालगंज की जनता ने बड़ी उम्मीद से बीजेपी के जनक राम को लोकसभा भेजा। जनक राम को 4,78,000 वोट मिले थे। कांग्रेस की डॉक्टर ज्योति 1,98,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहीं। जनक राम रिकॉर्ड 2,80,000 वोट से चुनाव जीते। सांसद के 5 साल के कार्यकाल को लेकर गोपालगंज के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग सांसद के काम से संतुष्ट हैं, तो कुछ सांसद के काम को औसत बता रहे हैं। अभी जो है मैं 5 सालों में जो है मैं हमारे नेता जो है, हमारे सांसद जो है जनक प्रसाद जी ने जो काम किए बहुत अच्छा किए हैं, और उसी के लिए हम लोग फिर और आज जो है आखिरी दौर में भी जनता की भलाई के लिए लगे हुए हैं, समझे। इसलिए हमें उम्मीद है वो अच्छा उनका कार्य कर रहा है। तो गोपालगंज में ऐसे है कि सांसद को जानते थे, क्योंकि सांसद साहब सिर्फ चुनाव के वक्त आए और अपने हाथ पांव पकड़कर वोट लेकर चले गए, और जिस रोड से वो गुजरते हैं वो रोड के लिए काफ़ी बार आंदोलन वगैरह किया गया। उनका घर थावे प्रखंड में पड़ता है, और थावे प्रखंड में एक रोड है जिसको हम लोग पूरे भारतवासी आदर्श से थावे के नाम से जानते हैं, एक धाम के नाम से जानते हैं। वहाँ पे आप जाइएगा तो पानी ऐसा बहता है कि ये गंगा, विकास में गंगा हुआ है कि रोड पे गंगा बह रही है, ये आप देख सकते हैं। सांसद जनक राम के पहले कार्यकाल को लेकर लोगों की राय हमने देखी। अब सांसद के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डाल लेते हैं। जनक राम की लोकसभा में उपस्थिति 97% है। 5 सालों में जनक राम ने 22 डिबेट में हिस्सा लिया और सदन में 163 सवाल पूछे। सांसद का दावा है कि सांसद निधि से मिली 25 करोड़ की राशि को क्षेत्र के विकास में खर्च किया है। 25 करोड़ रुपया 100% मेरे द्वारा अनुशंसित कर दिया गया है। जो सड़क है, नाला है, पुलिया है, जो 21वीं सदी में देश का प्रधानमंत्री विश्व स्तरीय योगा दिवस मनाया जाता था, तो जिम भी देना था स्कूल और कॉलेज में, मैक्सिमम स्कूल और कॉलेज में जिम भी, पढ़ने के लिए छात्र छात्राओं के लिए पुस्तक भी। तो मुझे लगता है कि मेरे MP लेट का पैसा 5 करोड़ रुपया सालाना 25 करोड़ रुपया मेरा अनुशंसित है। आप LEO विभाग में आप उसका लेटर ले सकते हैं। मेरे यहाँ कोई पैसा, जो भारत सरकार 25 करोड़ रुपया दिया था, लगभग मेरा 25 करोड़ रुपया 100% जमीन को उतारने का प्रयास किया गया है। सांसद जनक राम का दावा है कि उनके कार्यकाल में गोपालगंज का जितना विकास हुआ उतना किसी ने नहीं किया। NH9, NH10, NH84 और NH85 की मरम्मत का सांसद दावा कर रहे हैं। साथ ही सांसद का दावा है कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला, धनजन, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का लाभ गोपालगंज की जनता को मिला। गोपालगंज में सड़कों के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ। जो गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, अगड़े, सर्व समाज के लोगों के लिए योजना मिला, तो सबके साथ सबका विकास है, वो काम जमीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे 60 साल के अंदर गोपालगंज जिला के जनता जनार्दन को दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। आज कम से कम 1-2 ट्रेन, भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन की सरकार बनी है, तो ये ट्रेन भी लखनऊ तक जा रही है, दिल्ली जाने का भी प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि ये आने वाला बजट में दिल्ली का भी ट्रेन हमको मिल जाएगी।
रोड की स्थिति इतनी भयावह थी, जो NH 9 और 10 बथना कुटी से और डुमरिया घाट तक, उसमें भारत सरकार ने पैसा दिया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गडकरी साहब को कि जैसे हम लोग चुनाव जीत करके गए और गडकरी साहब पूरे बिहार के सांसदों को उन्होंने बुलाया और पैसा रिलीज किया, और 9 और 10 जो बथना कुटी से और डुमरिया घाट तक, ये भी आपका NH सामने दिखाई दे रहा है। गोपालगंज से और सीवान तक NH जो 85 है, ये इसमें पैसा आया, ये भी लगभग काम पूर्ण होने जा रहा है। तो जो छोटे छोटे अमान परिवर्तन, रेलवे लाइन यहाँ थी, 60 साल में कोई परिवर्तन करने का काम नहीं किया था, नरेंद्र मोदी जी की मेरी सरकार ने करने का काम किया। सांसद जनक राम के अपने दावे हैं और जनता के अपने मत। गंडक, गन्ना और गुंडा, इन 3 समस्याओं से घिरे गोपालगंज संसदीय क्षेत्र का इतिहास कांटे के संघर्ष का रहा है। यहाँ की सियासत को देखा जाए तो 1980 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जनता ने नए चेहरे को संसद में भेजा। किसी को लगातार 2 बार चुनाव जीतने का मौका नहीं दिया। गोपालगंज में 39 सालों से नए उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया चली आ रही है। गोपालगंज में अब्दुल गफूर, राबड़ी देवी या लालू प्रसाद 3 मुख्यमंत्री दिया गोपालगंज जिला ने, लेकिन जिस उद्देश्य से मुख्यमंत्री बने लोग, लेकिन अपने जिला को जो विकास करना चाहिए उस बिंदु पर नहीं पहुंचाए। अब इसके राजनीतिक परिवेश में देखें तो 39 वर्ष के बाद 39 वर्षों में कोई भी सांसद दोबारा यहां से नहीं चुना गया है। इस बार गोपालगंज लोकसभा सीट पर कई दिग्गज दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता 39 साल के रिकॉर्ड को तोड़ती है या एक बार फिर जनक राम पर भरोसा जताती है। खैर, ये फैसला जनता को लेना है। गोपालगंज लोकसभा में जिले की 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ये सीटें हैं बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ। गोपालगंज जिले में कुल 18,17,000 वोटर हैं, जिनमें 9,80,000 पुरुष और 8,37,000 महिला मतदाता हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में 2 सीट बीजेपी, 2 सीट जेडीयू और 1-1 सीट कांग्रेस आरजेडी के खाते में आई थी। 2014 में पहली बार गोपालगंज में कमल खिला था। इस बार यहां स्थानीय मुद्दे हावी रहने वाले हैं। ये कोई क्षेत्रीय चुनाव नहीं है, ये नेशनल स्तर की चुनाव है और आदमी राष्ट्र हित को देखते हुए ही चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेगा। मेन यही है कि राष्ट्र के बारे में कौन सी पार्टी सोचती है, उसके बारे में लोग करके अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट पर स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण भी हावी रहे हैं। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम यादव के अलावा राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार जाति के वोटर का दबदबा है। वैश्य, कुर्मी, कुशवाहा और महादलित वोटर गोलबंदी चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अब देखना होगा इस बार गोपालगंज की जंग में कौन बाजी मारता है। इस तरह से देखा आपने कि क्या है गोपालगंज के आम जनता की राय और आम जनता को लेकर सांसद महोदय ने कितने वादे पूरे किए, और अब देखना है कि लोकसभा चुनाव में जनता किस करवट बैठती है। मुकेश, न्यूज़ 18, गोपालगंज।